मैं मनोज सर, आपका स्वागत है मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस में। आज 11th वाले विद्यार्थी को बताने जा रहे हैं आपका न्यूमेरिकल। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए थे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी रेक्टिलिनियर मोशन, यानी दैट मीन्स कहने का मतलब हो गया आप लोग का मोशन चैप्टर चालू हो गया था। मोशन यानी गति एवं विराम, उसमें हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, आज उसका सबसे पहले हम लोग देख लेंगे न्यूमेरिकल्स, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे आज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन यानी गति में हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसका हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स। और इस न्यूमेरिकल्स के बाद मेरे बच्चे ध्यान देंगे, आज ही आप लोग को इसी वीडियो के माध्यम से आज पढ़ाएंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और इसका न्यूमेरिकल्स आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा। तो देखिए क्या बोलता है, कहता है कोई ओल्ड पर्सन, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई ओल्ड पर्सन मतलब यहाँ पर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बूढ़ा आदमी है, किसी अर्धवृत्ताकार पथ पर चलता है। कोई अर्धवृत्ताकार पथ है, उस पर जो है बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है मेरे बच्चे, चलता है। यही आपका अर्धवृत्ताकार पथ है। सोल्यूशन कहता है चलता है यदि ट्रैक की रेडियस 40 मीटर है। इस ट्रैक का जो है, ये जो ट्रैक बना हुआ है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो आपका कितना मीटर है मेरे बच्चे, 40 मीटर है, तथा वह व्यक्ति एक बिंदु से यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करे। यानी कि इस व्यक्ति के द्वारा आपको निकालना है दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो याद कीजिए मेरे बच्चे, मैंने आपको थ्योरी दूरी एंड विस्थापन में आपको ऐसा हमने बताया था, और ये भी बोला था कि देखिए न्यूमेरिकल्स का स्कोप है, यहीं से आपका न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन में आ गया है, ध्यान देंगे। अब इस अर्धवृत्ताकार पथ पर ए से बी तक वो पहुंचता है, तो इसके पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक इधर से और एक आपका इधर से, यानी ए से बी डायरेक्ट और एक इस तरह से चल करके। तो निकालना है आपको दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले डिस्टेंस यानी दूरी में। तो दूरी में है कहता तय की गई कुल लंबाई, तो यही आपका लंबाई हो गया, जो होता है मेरे बच्चे पाई आर। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 40। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3.14, 4 4 16 4 4 1 5 4 3 12 आना, और ये 40 है यानी 125.6 मीटर। ये आपका हो गया इसकी तय की गई दूरी। अब कहता है इसका विस्थापन ज्ञात करें। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, क्या ज्ञात करें मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बताए थे 2r, 2 और r का वैल्यू दिया हुआ आपका 40, तो हो गया कितना 80 मीटर। ये आपका हो गया आंसर दूरी एवं विस्थापन। ना देखिए सेकेंड नंबर प्रॉब्लम आपका क्या कहता है। सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन में चल रहे हैं, सेकेंड नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है एक आदमी 50 मीटर नॉर्थ जाता है। कितना जाता है मेरे बच्चे, नॉर्थ आपका हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। ये आपका हो गया कितना 50 मीटर। फिर कहता है 40 मीटर ईस्ट जाता है, ये आपका हो गया 40 मीटर ईस्ट। और उसके बाद कहता है 20 मीटर जो है वो आपका क्या जाता है मेरे बच्चे, साउथ जाता है यानी दक्षिण जाता है। नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया और साउथ। तो कहता है टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करें। ये आपका दूरी। तो कहता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, टोटल डिस्टेंस यानी तय की गई कुल दूरी। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 50 + 40, 50 + 40 + 20 हो जाएगा मेरे बच्चे 110 मीटर। ये आपका हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि टोटल डिस्टेंस में हम लोग पढ़े थे कि तय की गई कुल दूरी। हम लोग क्या पढ़े थे मेरे बच्चे, तय की गई कुल दूरी। तो ये 50 मीटर, ये 40 मीटर और ये 20 मीटर। अब कितना हो गया 110 मीटर। अब बी नंबर में कहता है आपका निकालने के लिए टोटल
डिस्प्लेसमेंट। क्या कहता है इसको? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे निकालें हम लोग। देखिए 50 मीटर वो नॉर्थ गया, अब 20 मीटर आपका चल गया साउथ, तो 50 ऊपर गया है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्शन पर निर्भर करता है, दिशा पर, तो ऊपर गया है ये नीचे गया है, तो उसको घटा लेंगे पहले। तो क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन अप, इसका डायरेक्शन डाउन, तो ये बच गया कितना मेरे बच्चे? 30 मीटर। तो 30 मीटर क्या होगा? उत्तर या दक्षिण। तो 30 मीटर चूंकि नॉर्थ ज्यादा गया है और साउथ कम गया है, इसलिए 30 मीटर क्या हो जाएगा? उत्तर यानी नॉर्थ। और 40 मीटर आपका ईस्ट है। ईस्ट आपका कितना है? 40 मीटर। देखिए तो ये आपका फिगर हो गया। अब हो गया ये कितना? 30 मीटर, और ये आपका हो गया 40 मीटर। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये मिला देंगे, ट्रायंगल बन गया। यानी कि यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, मान लेते टोटल डिस्प्लेसमेंट आर, तो हो जाएगा अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। यानी इसको वेक्टर के फॉर्म में, जो वेक्टर आप लोग पढ़े थे, तो देखेंगे, देखिएगा 90 डिग्री के कोण पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट क्या निकाले थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी पर हम लोग तोड़े हैं, है ना। तो देखिए ए स्क्वायर और ये हो गया आपका बी स्क्वायर, तो हो जाएगा, ध्यान देंगे, 900 प्लस 1600, ये हो गया आपका 2500। 2500 का हो जाएगा 50, यानी 50 मीटर जो है उसका कुल विस्थापन, कुल डिस्प्लेसमेंट होगा। और डायरेक्शन क्या होगा उसका? तो डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? नॉर्थ ईस्ट। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3, देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चे, सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स सभी इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है क्या? किसी पार्टिकल को, कोई पार्टिकल्स है, कोई बॉडी है, कोई कण है, कहता है किसी कण को, किसी पार्टिकल को 50 मीटर की हाइट पर, यानी 50 मीटर की ऊंचाई पर उसको क्या करते हैं? फेंका जाता है, और वह पार्टिकल पुनः लौट आता है। फेंकने के बाद वो पुनः क्या होता है? लौट आता है। देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, है ना। सॉल्यूशन, ये आपने फेंका इसको ऊपर, कितना मीटर की हाइट पर? 50 मीटर, यानी एच आपका 50 मीटर। ये पुनः फिर लौट आता है। देखिए इस तरह से क्या हो गया? ये लौट गया। तो जितना गया होगा उतना ही सही लौटेगा, यानी लौटने में भी 50 मीटर। तो कहता है कुल डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस, तो कुल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखिए तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 100 मीटर। लेकिन आपसे पूछ रहा है कुल डिस्प्लेसमेंट, यानी आपसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा रहा है, यानी विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वो डायरेक्शन पर निर्भर करेगा। तो 50 मीटर ऊपर गया, 50 मीटर नीचे, इसका मतलब ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन आपका क्या हो गया? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो 50 माइनस 50 यानी 0। ये हो गया आपका कुल डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया कुल डिस्टेंस 100 मीटर। अब हम लोग मेरे बच्चे ध्यान देंगे, अब हम लोग, ये था न्यूमेरिकल्स आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरह के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं मनोज सर के पास। तो इसके लिए आप लोग को क्लासरूम और मेरे द्वारा आप लोग को जो फिजिक्स का बुक दिया जाएगा, फिजिक्स न्यूमेरिकल का जो बुक दिया जाएगा, उसमें ढेर सारा आपको न्यूमेरिकल इस तरह का मिलेंगे। अब मेरे बच्चे, अब हम लोग थ्योरी में एंट्री करते हैं। थ्योरी यानी आज जो हम आपको थ्योरी में बताने जा रहे हैं, इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए हम लोग अभी तक क्या देखे थे मेरे बच्चे? न्यूमेरिकल्स को देखे थे, किससे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। अब हम लोग चलेंगे आज थ्योरी में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल एवं औसत वेग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? औसत चाल एवं औसत वेग। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग, यानी अगले वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड थ्योरी देखेंगे। तो आइए औसत चाल क्या है और औसत वेग क्या है, इसको समझते हैं। देखिए औसत चाल, एवरेज स्पीड। देखिए औसत चाल को समझना है। औसत का पहले देखिए, औसत चाल, चाल तो आप लोग समझ रहे हैं, स्पीड है ना, चाल।
लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ मेरे बच्चे, औसत, एवरेज। यहाँ पर एवरेज का अर्थ समझना है। एवरेज का यहाँ पर अर्थ है चाल से जुड़ा हुआ कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जितना दूरी तय करेगा, तय करने के बाद जो दूरी तय किया है उसमें जो समय लगेगा, कुल समय जितना उसमें समय लगेगा, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे, दोनों को रेशियो कर देंगे, दोनों का अनुपात कर देंगे, दोनों का विभाजन कर देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, औसत चाल। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, औसत चाल। तो अब ध्यान से समझिएगा कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे। कहता है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं उसमें लगा कुल समय के अनुपात को हम लोग औसत चाल कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन। इट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, एवरेज स्पीड, औसत चाल। सूचित कैसे करेंगे डिनोट, भी एवरेज से। और जैसा हमने अभी आप लोग को डिफिनेशन बताया, तो क्या बताया देखिए तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। क्या मेरे बच्चे देखिए तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, औसत चाल। क्या कहेंगे, औसत चाल। यानी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं उसमें लगा समय को हम लोग क्या बोलेंगे, औसत चाल। अब इसके बाद है आपका औसत वेग। देखिए दोनों का डिफिनेशन, औसत वेग। अब यहाँ पर देखिए वेग है, अब वेग क्या, ये क्या लग गया, औसत। ये था चाल और ये क्या है, वेग। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। इसमें क्या करता है कि किसी पार्टिकल्स के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन एवं उसमें लगा समय, क्योंकि ये वेग है और ये क्या है मेरे बच्चे, चाल। औसत के लिए सेम बात, दोनों के लिए सेम बात। तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिवाइड बाय टाइम टेकन। यानी औसत वेग को डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन से, औसत चाल को डिफाइन करेंगे डिस्टेंस से। इसको डिनोट करते हैं एरो ऊपर दे करके, अब भी एवरेज, और आपका ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये आपका हो गया औसत चाल एवं औसत वेग का परिभाषा। अब इसका हम लोग जानेंगे एसआई यूनिट, डायमेंशन, स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है, और इसमें कौन बड़ा है और कौन इसमें छोटा है, किसका जीरो होगा, किसका माइनस में होगा, कौन पॉजिटिव होगा, कौन हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ये सारी बातों को जानेंगे। और किन किन फॉर्मूला के कारण जो है न्यूमेरिकल्स बनेगा वो हम लोग इसको देखेंगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे औसत चाल के बारे में, एसआई मात्रा। देखिए एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, औसत चाल एवं औसत वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा मेरे बच्चे, एसआई मात्रक इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है मेरे बच्चे, सेकेंड होता है। तो एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। और डायमेंशन यानी आपका विमा, डायमेंशन। अब यहाँ पर डायमेंशन लिखने से पहले कुछ बातों को आपको बता देते हैं कि देखिए आप लोग को बताए थे कि डायमेंशन, एसआई यूनिट, डायमेंशन, स्केलर, वेक्टर, ये पूरे फिजिक्स में चलते रहेगा मेरे बच्चे। जब जब कोई फिजिकल क्वांटिटी आएगा तब तब आपको एसआई यूनिट, उसका डायमेंशन आपको जानना है। इसलिए जो मैंने पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ाया उसको बढ़िया से बार बार अगेन टू अगेन ध्यान देते हुए, पढ़ते हुए, उसको माइंड में रखते हुए, और आगे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, देखते रहेंगे। यही देखिए, इसी को बोलते हैं फिजिक्स का मैजिक, यानी फिजिक्स की कनेक्टिविटी। आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से उसको समझ रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग इस चीज़ को भी देखे होंगे कि हर फिजिक्स का हर एक पहलू हर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टिविटी है, कनेक्ट है। तो इसी कनेक्शन के साथ पढ़ें मेरे बच्चे, और ध्यान से पढ़ें। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन में इसका क्या हो जाएगा, देखिए डायमेंशन हो जाएगा L और बाई T, तो हो जाएगा LT-1।
एल टी माइनस वन। डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। जहाँ डायमेंशन पढ़ाएंगे वहाँ पर देखिए स्पीड का, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, और एस आई मात्रक, एस आई यूनिट क्या लिखे होंगे? मीटर प्रति सेकेंड। आइए अब जानते हैं कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो याद कीजिए एवरेज स्पीड जो आपका है, जो स्पीड है वो चूंकि डिस्टेंस पर डिफाइन है, इसलिए ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। और जो एवरेज वेलोसिटी आपका है ना मेरे बच्चे ध्यान देंगे, जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपका जो है डिफाइंड है डिस्प्लेसमेंट पर, इसलिए वो क्या हो जाएगा? वेक्टर। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? वेक्टर आपका वो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इस पर, एक स्केलर हो गया, एक हो गया आपका वेक्टर, है ना। अब इसमें जानेंगे कि ऑलवेज पॉजिटिव कौन होता है। ध्यान दीजिएगा कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा धनात्मक होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी भी इसका वैल्यू जो है ऋणात्मक में नहीं आएगा। जब भी आएगा एवरेज स्पीड का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक रूप में। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है, ध्यान देंगे मेरे बच्चे, जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। एवरेज स्पीड जो है यानी औसत चाल जो है वो हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है, औसत वेग जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना। इसको भी हम लोग न्यूमेरिकल्स के माध्यम से सीखेंगे। आइए अब इसमें एक चीज़ जाने हैं कि ध्यान से इसको सीखिए। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का एक ही वैल्यू होता है। एवरेज स्पीड जो है यानी औसत चाल जो है आपका, है ना, एवरेज स्पीड भी एवरेज जो है ये हमेशा इक्वल या ग्रेटर देन होगा औसत वेग से। ध्यान देंगे, यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है। औसत चाल जो है या तो औसत वेग के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, कभी भी उससे छोटा नहीं होगा, जैसा कि हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में देखे थे। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए इसके, जिससे ऑब्जेक्टिव में आपको बनाने का सहूलियत होगा। अब इसका कुछ ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में क्या निकलता है, उसके बाद इस कैसे न्यूमेरिकल्स बनेगा। 2 पॉइंट है न्यूमेरिकल्स के लिए मेरे बच्चे, उसको याद कर लीजिएगा, सारा न्यूमेरिकल्स आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो क्या दिक्कत होता है, आइए देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है इसमें, ध्यान से देखिए, है ना। देखिए ग्राफ आप लोग का अगर दिखाना है, ग्राफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का, ये देखिए ग्राफ आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए आपका ग्राफ मिलता है इसका, ये आपका हो गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इधर हो गया आपका टाइम, है ना। ये आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और ये आपका हो गया टाइम, एस हो गया, और इसका जो है ना ये आपका ये आपका हो गया S2, ये हो गया S1, ये हो जाएगा आपका T1, ये हो जाएगा T2। ग्राफ मिलेगा इस तरह का, ये इस तरह का आपको क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। इसी को स्लोप बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, जो tan थीटा के बराबर होता है ना। ग्राफ याद रखिएगा, पूछता है मेरे बच्चे। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, टाइम भी उससे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है उसका, है ना। तो tan थीटा क्या देता है? इसका स्लोप देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। इसी तरह से आपका दिया हो रहा है, पूछेगा कौन जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, जो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी आपका देता है। tan थीटा जो स्लोप हो गया, है ना, ये जो स्लोप देता है tan थीटा, इसका ये जो स्लोप आप देख रहे हैं वो tan थीटा है, जो होता है मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। ये तो ग्राफ हो गया। अब न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। 2 पॉइंट याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स आपका सारा बनेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या कहता है न्यूमेरिकल्स के लिए पॉइंट VVI कहता है कोई पार्टिकल्स है, कण है ना, वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दूरी तय किया है, तय किया गया दूरी
तय की गई दूरी आपका जो है L1 है, L2 है, L3 है, डॉट 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 कहाँ तक है मेरे बच्चे, Ln तक है। उस जो तय किया है दूरी, देखिए ध्यान से, तय की गई दूरी क्या है, L1 है, L2 है, L3 है, डॉट 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 Ln तक है। तथा जो दूरी तय किया है तो उसमें उसका चाल कितना है, देखिए चाल, तथा चाल क्रमशः V1 है, V2 है, V3 है, डॉट 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 क्या है, Vn है। तो यानी दूरी दिया हुआ है ढेर सारा, चाल दिया हुआ है ढेर सारा, तो आपसे पूछेगा औसत चाल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, औसत चाल। ध्यान दीजिए, यहाँ पर औसत चाल इसलिए पूछेगा आपसे तो यहाँ पर चाल दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है। विस्थापन दिया रहता और वेग दिया जाता तो आपसे औसत वेग पूछता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, औसत चाल। तो देखिए औसत चाल क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा लगा उसमें कुल समय, यही हम लोग डिफिनेशन से जानते हैं औसत चाल का। तो कुल दूरी देखिए यहाँ दिया हुआ है मेरे बच्चे, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Ln तक, बटे कुल समय क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। लेकिन यहाँ पर समय आपको नहीं दिया हुआ है, ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए एकदम आपको ध्यान देना ही होगा। यहाँ पर देखिए आपको चाल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, चाल, समय नहीं दिया हुआ। ये तो फार्मूला है, फार्मूला हम लोग लगा दिए, लेकिन उस फार्मूला में क्या दे दिया है, चाल दे दिया है, आपको समय नहीं दिया है, तो अब समय आपको निकालना पड़ेगा। तो समय निकालने के लिए देखिए तो क्या हो जाएगा, T बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, है ना, तो T बराबर हो जाएगा L बटे V। T बराबर क्या हो जाएगा, L बटे V, यानी दूरी बटे चाल। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर L1 बाई V1, T2 बराबर, तो इसी तरह से हम लोग रख सकते हैं, देखिए तो V एवरेज इजकल ये हो गया L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 डिवाइड, T1 के जगह पर रख देंगे L1 बाई V1 प्लस L2 बाई V2 प्लस L3 बाई V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या निकल गया हमारा, औसत चाल। क्या निकल गया हमारे मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, औसत चाल आपका निकल गया। तो इस तरह से अगर दूरी दिया हुआ है ढेर सारा, चाल दिया हुआ है ढेर सारा, तो औसत चाल हम लोग जो है इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इस कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, ध्यान दीजिएगा, है ना, देखिए क्या कहता है अगला पॉइंट इसमें, है ना, क्या कहता है, देखिए आप सपोज कीजिए कि आपको चाल दिया हुआ है, अगला पॉइंट्स में, है ना, कोई वस्तु है, कोई पार्टिकल्स है, जो तय करता है चाल V1 V2 V3, और उसमें समय क्या लगता है T1 T2 T3, है ना, तब कहेगा औसत चाल आपको निकालने के लिए। यानी कोई वस्तु है, ध्यान देंगे, वो चाल क्रमशः, उस वस्तु का चाल जो है क्रमशः आपका दिया, वस्तु का चाल क्रमशः दिया हुआ है V1 V2 V3 V4 डॉट डॉट डॉट, यानी कहाँ तक मेरे बच्चे, Vn तक, कहाँ तक, Vn तक। और इसमें लगा समय आपका दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में ही, न्यूमेरिकल्स में ही, प्रॉब्लम में ही आपका समय दिया रहेगा। इसमें लगा समय T1 है, T2 है, T3 है, डॉट 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 है, यानी Tn तक है। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, देखिए तो औसत चाल क्या हो जाएगा बच्चे, औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी, कंसेप्ट यही है, कुल समय, यानी वस्तु द्वारा तय की कुल दूरी, उसमें लगा कुल समय। तो देखिए आइए, तो कुल दूरी तो इसमें दिया नहीं है, समय आपका दिया हुआ है, तो कुल दूरी लिख लीजिए L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 Ln, और समय आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। टाइम तो दिया हुआ है, टाइम यानी समय आपको दिया हुआ है, लेकिन दूरी आपको दिया हुआ नहीं है। तो क्या करते हैं मेरे बच्चे, है ना, दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर हो गया चाल इंटू समय, इस कंसेप्ट से निकालते हैं। तब क्या हो जाएगा, देखिए V एवरेज इजकल L1 क्या हो जाएगा, तो V1 T1
L2 क्या हो जाएगा, V2 T2 V3 T3 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे औसत चाल। क्या बोलते हैं, औसत चाल। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि दूरी और चाल दिया हुआ है तो आपको फिर निकालना पड़ेगा, और यदि चाल एवं समय दिया हुआ है तो इस तरह से आपको निकालना होगा। तो ये था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट, गुण कंसेप्ट, डीपली कंसेप्ट। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स देखेंगे मेरे बच्चे, बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। और जो भी न्यूमेरिकल्स आप लोग को बताते हैं मेरे बच्चे, उसको घर पर जरूर प्रैक्टिस करें, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और कोई भी बुक आपके पास हो, कोई भी बुक हो, एम करीम, SC वर्मा, NCERT, अगर नहीं है तो जो हम न्यूमेरिकल्स आप लोग को दे रहे हैं उसी न्यूमेरिकल्स को बार बार अगेन टू अगेन अपने से सॉल्व करें। और आप लोग को एक कंसेप्ट बताए थे कि 3 दोस्तों में जरूर शेयर करें, यानी उसे बताएं कि आज हमने मनोज सर जो है, आज हमको मनोज सर जो ये न्यूमेरिकल्स हमको सिखाएं, इस तरह का न्यूमेरिकल्स था, देखो कैसे बनता है, उसे बताएं, आप सेल्फ बनाएं, सेल्फ बताएं। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी में वो बातें बैठ जाएगी, याद रहेगी लंबे समय तक, कम से कम भूलने की संभावना होती है। तो ये टेक्निक अपना करके आप अच्छा कर सकते हैं, है ना। और ध्यान देंगे मेरे बच्चे, इससे ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इसके बाद आपका जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी तात्क्षणिक चाल एवं तात्क्षणिक वेग हम लोग को पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स और तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग के बारे में जानेंगे। आपका मनोज सर, मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस, नवादा।